गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी विद इंद्रपाल सिंह। तो बायोलॉजी में जैसा कि हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज अध्याय 2 में हम सभी उसके जो उपयोग हैं, जितने भी योगदान हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से आज पढ़ेंगे। और जो बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो सीरियल बाय सीरियल इस लेसन के, इस अध्याय के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपको इससे अध्ययन करने में, नोट्स बनाने में सुविधा होगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो लेट्स हम लोग इस क्लास स्टार्ट करते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान को पढ़ रहे थे। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का बहुत योगदान है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सूक्ष्म जीवों की जो वर्ल्ड, जिसकी दुनिया है, बहुत ही वास्ट है। ये हर जगह पाए जाते हैं। इनका वास स्थान आपको हर जगह मिल जाए, दुनिया के कोने कोने में, यानी कि गर्म स्थान, वास स्थानों से लेकर सॉइल में, मानव शरीर में, और पेड़ पौधों के ऊपर, जमीन में, झरनों में, बर्फ में, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी जो है कुछ सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक भी है उनकी एक्टिविटी, और कुछ हानिकारक भी है। तो इनकी जो हानिकारक भी बहुत सारी एक्टिविटियां हैं जो हमें इनकी बीमारियां कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाती हैं, मनुष्य में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। उनकी एक्टिविटी से, उनकी जो क्रियाओं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, कृषि के क्षेत्र में जो सॉइल की फर्टिलिटी, उसको बढ़ाया जा सकता है इनकी एक्टिविटी से। इन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल की जो है फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है, और औद्योगिक क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। जैसे आपका बियर, वाइन, विस्की, रम, वोडका आदि बनाने में, खमीर, ये सब बनाने में इनका बहुत योगदान है। पनीर बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, और गोबर गैस के निर्माण में इनका बहुत ही योगदान है। प्रतिजैविक बनाने में, तो इनका बाह्य मल के उपचार, बहुत सारी क्षेत्रों में इनका बहुत योगदान है। तो आज हम पहले जो इसका योगदान है, उनके योगदान निम्नवत है, तो उसको हम पहले हेडिंग्स पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्रों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ओके, इंग्लिश में उसको बोलेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स as biofertilizers in agriculture. तो बच्चों, आपको इस समय रासायनिक उर्वरकों की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की वजह से, रासायनिक उर्वरक जो है, यूरिया वगैरह के यूज से, फास्फेट वगैरह के यूज से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दिन प्रतिदिन आपकी घटती जा रही है। उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें पोषक पदार्थों की कमी दिन प्रतिदिन, नेचुरल जो पोषक पदार्थ हैं उनकी प्रतिदिन गिरावट आ रही है। इस गिरावट की वजह से जो वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक है, बहुत ही चिंतित हैं, और इसके निवारण हेतु वो ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक या सूक्ष्म जीवों या प्राकृतिक चीज़ें, ऑर्गेनिक खेती को करें। प्राकृतिक जो है आपके उर्वरक हैं उनका यूज करें ज़्यादा से। गोबर वगैरह का डंग है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएं। रासायनिक पदार्थों का यूज ना करें। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन रासायनिक पदार्थों के यूज से, यूरिया वगैरह की फसलें तो अच्छी हुई, बट जो आपकी फसल है वो अच्छी तो हो रही है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है इनको
जो सॉइल है उसको इसकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि रासायनिक उर्वरकों पे ही डिपेंड रह जा रहे हैं, नेचुरल तरीके से वो खेती नहीं हो पा रही है। इनके रासायनिक पदार्थों के उपयोग से उसकी फर्टिलिटी, पेड़ पौधे सही खेती ठीक तो हो रही है, तो उसका उपजाऊपन तो है, बट उसकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी कम हो रही है वो रासायनिक उर्वरकों की यूज करने से। तो इसके निवारण हेतु वैज्ञानिक ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज करने के लिए, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें बता रहे हैं किस तरह से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए यानी जो बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म जीवों का हम यूज जो है खेती में बायो फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं, जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम कर सकते हैं। अब वो जैव उर्वरक के स्रोत क्या है? जैव उर्वरक के स्रोत की बात हम बात करते हैं तो आपके जैव उर्वरक के रूप में यानी कि बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक के स्रोत। जैव उर्वरक के स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर वो आपका जीवाणु है जो बायो फर्टिलाइजर बनाने में सहायक है। कवक है आपका और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ये बायो आप इनकी एक्टिविटी से जैव उर्वरक बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। जैव उर्वरक के स्रोत जो है जीवाणु है, जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवालों की सहायता से जैव उर्वरक का निर्माण किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो इनके जो है एक्टिविटी से अब इसको हम समझते हैं कि कैसे। तो जीवाणु किस तरह से जैव उर्वरक बनाने में सहायक है उसको समझते हैं। जीवाणु बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल है जो आपने देखा हुआ है। एग्जाम्पल को अगर हम देखें, एजोबैक्टर, बैक्टीरिया का नाम है एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, और स्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम। ये जो बैक्टीरिया है भूमि में या वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कि आपकी मृदा में मुक्त अवस्था में मिलते हैं, मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करके स्थिर करके, वायुमंडल की नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। तो इन कार्बनिक यौगिकों का पेड़ पौधे यूज करके सॉइल में इनकी जो है बढ़ोतरी कर देते हैं, उससे उनकी जो सॉइल की गुणवत्ता वो बढ़ जाती है। उनका यूज करके पेड़ पौधों पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। उससे जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जो फसलें हैं वो उन्नत किस्म की फसलें होती हैं। तो जीवाणु ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसका जो स्थिरीकरण करके कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। वही कार्बनिक यौगिक सॉइल में मिक्स होके पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उन्नत किस्म की फसलें होती हैं और पेड़ पौधे बहुत अच्छी फसलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आपने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। अब लेग्यूमिनेसी एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जाता है राइजोबियम। आप लोग इसको नोट डाउन करना ध्यान से, नाम में गलती मत करिएगा। लेग्यूमिनोसेरम, इसका नाम मिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, लेग्यूमिनेसी दलहनी वाले पौधों की जड़ों के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, या रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में। अब लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन से आते हैं? चना, चना और मटर,
आदि इनके जो है रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स में। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसा। लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे चना मटर की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो बायोमेंटली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके बायोमेंटली नाइट्रोजन को जो क्या करते हैं ये लोग स्त्रीकरण करके, यानी कि हम जो है नाइट्रेट में बदल देते हैं। उस नाइट्रेट का यूज जो है पेड़ पौधे अपने उपयोग पोषक पदार्थ के रूप में करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो बायोमेंटली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। जितने भी आप जो बायोमेंटली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट एगोको में बदल के पेड़ पौधे उसको प्राप्त करके उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उन्नत किस्म की फसलें होती है। इस नाइट्रेट का यूज पेड़ पौधे अपनी एक्टिविटी में करते हैं, पोषक पदार्थ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आपने देखा होगा नाइट्रिक कारक। नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया के बारे में हम समझेंगे कि नाइट्रिक कारक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास, एक है नाइट्रोसोबैक्टर, ठीक, एक का नाम है नाइट्रोबैक्टर। तीन होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, अमोनिया को, यानी कि जो अमोनिया उसको नाइट्राइट में बदलते हैं, पहले नाइट्राइट को फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदलता है और ये सॉइल में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी कि नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाता है। अमोनिया से नाइट्रेट में बदल के जो सॉइल में नाइट्रेट की उपलब्धता को हमेशा सुनिश्चित करता है और नाइट्रेट की मात्रा को हमेशा मेंटेन किए रखता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में हम एक बार समझेंगे, इसको जब तक आपको नोट डाउन कर लें। तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना था कि नाइट्रिक कारक जीवाणु के बारे में समझना। तो नाइट्रिक कारक जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रिक कारक जीवाणु जो होते हैं, जो अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं आपके, अमोनिया को यानी कि NH3 को किसमें बदलते हैं बच्चों? नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। और ये भूमि में नाइट्रेट की मात्रा यानी उपलब्धता को हमेशा बनाए रखते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल के और भूमि में जो नाइट्रेट पदार्थों की, नाइट्रेट एगोको की जो उपलब्धता है उसको हमेशा मेंटेन रखते हैं। अब उन बैक्टीरिया के बारे में हम नाम जानते हैं बैक्टीरिया का। दो बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में बताएंगे। वो स्टार्ट क्या करते हैं, प्रोसीजर समझिए इसको। NH3 को ऑक्सीकृत करके, क्या करके बच्चों? ऑक्सीकृत करके O2। अभी बैक्टीरिया क्या हुआ, ऑक्सीकृत करके NH3O2 यानी कि अमोनिया की जब क्रिया ऑक्सीजन से होगी, यानी कि अमोनिया को ऑक्सीकृत करके उन बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम लिख लेना नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर, नाइट्रोसोबैक्टर। नाइट्रोसोकोकस, सॉरी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट आपका HNO2 नाइट्रस एसिड में बदल देते हैं, ठीक है। नाइट्रस एसिड में बदल के इसको और एनर्जी कर दिया, एनर्जी। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टोकस बैक्टीरिया इसको नाइट्रस एसिड में बदल देते हैं, नाइट्रस। नाइट्रस अम्ल में बदल देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। फिर ये जो क्रिया करती है, कोई बैक्टीरिया है इसी में क्रिया करके NO2- फिर इसको ऑक्सीकृत किया जाएगा और इस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर।
नाइट्रो वेक्टर, इसको नाइट्रेट में बदल देगा। किसमें बदल देगा बच्चों? नाइट्रेट में बदल देगा और आपकी एनर्जी निकलेगी। इस तरह से ये वायुमंडल में अमोनिया को, यानी कि जो अमोनिया पाई जाती है उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट में बदल के सॉइल में नाइट्रेट की उपलब्धता को बनाए रखते हैं। सॉइल, इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की जो सॉइल की उर्वरता बढ़ती है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और उससे उन्नत किस्म की फसलें होती हैं। ये इसका यूज है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया आपके अमोनिया को, ये दोनों नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमोकस, ये क्या करते हैं कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोसोबैक्टर ये क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर आपका नाइट्रस एसिड में बदल के फिर उसको ऑक्सीकृत करके नाइट्रोबैक्टर, इसमें नाइट्रोबैक्टर एक जीवाणु है, नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। उससे सॉइल में नाइट्रेट पदार्थों की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इस तरह से इन सूक्ष्म जीवों का योगदान से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है और भूमि की उर्वरता है उसमें बढ़ोतरी होती है, उन्नत किस्म की फसलें प्राप्त की जा सकती है। इसी क्रम में हमारे और भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे हमारे शैवाल हैं, उनके बारे में समझते हैं। शैवाल है, कवक है, इनके बारे में हमें समझना क्रम से, तो उसके बारे में हम समझते हैं। जब तक इसको आप लोग नोट डाउन करिए।